ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, या हम पहले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो पढ़कर आए हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल होता क्या है। तो जब मैंने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर आपको कराया था तो वहाँ पर मैंने पॉइंट बताया था आपको कि पॉइंट क्या होता है। ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन दूसरे पॉइंट तक जो खींची जाती है उस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा था, लाइन सेगमेंट। ये हमने पढ़ा था बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, या हम पिछली क्लासों में पढ़कर आए हैं कि यहाँ पर ए क्या है, कोई एक पॉइंट, और बी क्या है, कोई एक पॉइंट। इन दो पॉइंट से मिलकर जो यहाँ पर बोर्ड पर मिलकर तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहे हैं। अगर मैं एक और पॉइंट बना दूं बच्चों, वो पॉइंट मैंने यहां पर बना दिया इन ए और बी के बीच में सी, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट बना दिया सी। तो ये तीनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, तो आंसर है इस वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को मैं इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इधर भी एक्सटेंड करता हूं। तो इस लाइन का अगर मैंने कोई एक नाम दे दिया, सपोज करो एल, तो ये तीनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। और ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे होते हैं उनका क्या नाम रखा था आपने, कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं हमने बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। ओके, अब कोलिनियर पॉइंट्स तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर ये जो पॉइंट सी है मैं इस लाइन पर ना बनाकर किसी और पॉइंट पर बनाता, यानी कहीं और बना देता, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पर ये जो ए पॉइंट बनाया और ये बनाया मैंने बी पॉइंट, और सी पॉइंट में यहां पर बनाता, इस लाइन के ऊपर ना बनाकर इससे हटकर कहीं पर भी बनाया मैंने यहां पर। अब ये जो ए बी सी है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं रहे, ये एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉइंट कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, तीन यहां पर हमारे पास पॉइंट हो और जो कि कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, तो उनसे उनको ज्वाइन करने पर हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट बनके तैयार होते हैं, ए सी, बी सी एंड ए बी। और जो ये प्लेन फिगर जो ये बनके तैयार हुआ मेरे सामने, इस फिगर का नाम हम क्या रखते हैं बच्चों, ट्रायंगल। क्या नाम रखते हैं हम इसका, ट्रायंगल नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी हमें कोई एक ट्रायंगल बनाना होता है तो हमारे पास तीन पॉइंट होंगे जिनको उस ट्रायंगल की हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस। क्या कहेंगे, वर्टिसेस। तो ये हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। ये जो तीनों पॉइंट हैं इनके लिए क्या होना मस्ट है कि इनमें से एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट कैसा हो, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई ना कर रहा हो जो ए और बी को ज्वाइन करके बनाई गई है, ठीक है। तो क्या बनके तैयार हो जाएगा, अगर ये पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा है तो इसको यहां बनाएंगे या यहां बनाएंगे, कहीं पर भी बनाएंगे और फिर इनको ज्वाइन करेंगे ए और बी से, तो क्या बनके तैयार होगा, तो आंसर है ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल बना है इसकी कुछ अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे यहां पर मेरे पास कुछ वर्टेक्स हैं। क्या है, वर्टेक्स। कौन कौन सी हैं, ए और बी और सी। यहां पर तीन लाइन सेगमेंट आपको दिखाई देते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल की, इस फिगर की क्या कहलाते हैं, साइड्स, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के पास और क्या होती हैं, तो आंसर है साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, ए बी, बी सी एंड ए सी, इस तरह से, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, तो आंसर है कि जैसे ही मैंने पॉइंट सी से ए को और बी को ज्वाइन किया तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, एंगल। समझ आ रही है बात, जैसे यहां पर ए है और बी है, इस तरह से। ओके, ये कोई एक लाइन है, जैसे ही मैं एक कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाता हूं और उस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करता हूं तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एंगल। और जैसे ही मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करता हूं तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एंगल। एंड ऑल्सो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक एंगल। कितने एंगल, तो आंसर है 3 एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल के पास एंगल्स भी होते हैं, और वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अगर ट्रायंगल का नाम है ए बी सी तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो किसी ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं, तो आंसर है 3 एंगल। किसी ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं, तो आंसर है 3 साइड्स।
किसी ट्राइंगल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? तो आंसर है 3। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक ट्राइंगल रखता है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल हैं ये इसके जो टाइप हैं, इनके जो टाइप हैं ये आप अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह से पढ़ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बच्चों आपसे साइड के बेसिस पर बात करूं ट्राइंगल की, ट्राइंगल में जैसे मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है जिसकी लाइन सेगमेंट, जितने जो 3 लाइन सेगमेंट होती है ना जिनको आप साइड्स कहते हो सकता है वो तीनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हो। तो इस तरह का जब ट्राइंगल हम बनाते हैं जिसमें तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल का नाम प्यारे बच्चों आपने क्या रखा था? तो आपने कहा था जब भी कोई ऐसा ट्राइंगल आए जिसकी तीनों साइड आपस में कैसी हो, इक्वल हो, तो आप उसका क्या नाम रखोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम रख दोगे। अच्छा, दूसरा, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल आ जाए ऐसा जिसमें 2 साइड इक्वल हो, कोई 2 साइड इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल का नाम प्यारे बच्चों आपने क्या रखा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या नाम रखा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, क्या नाम रख दिया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद और भी हमारे पास एक और साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल हो सकते हैं वो कौन सा हो सकता है उसको समझिए आप। फिर से जब हम कोई एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ये बी और सी, इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो हर हाल में क्या बन के तैयार होगा? एक लाइन सेगमेंट। ओके, फिर मुझे एक कोई पॉइंट लेना पड़ेगा ए जो कि इस लाइन पर लाई ना कर रहा हो, और फिर जब मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा तो ज्वाइन कराने पर हो सकता है ये दोनों लेंथ इसके इक्वल हो, तो यानी कि ये तीनों कैसी हो जाए? आपस में इक्वल हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो सकता है इनमें से कोई 2 लेंथ ही आपस में इक्वल हो, या ये दोनों आपस में इक्वल हो, या ये दोनों आपस में इक्वल हो। अगर ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को किस कैटेगरी में डालेंगे हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन फिर मैंने बनाकर देखा कि जब मैंने इसको मेजर किया तो मेजर करने पर मैंने देखा कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। तो अगर इस तरह का अगर प्यारे बच्चों आपके पास ट्राइंगल आ जाता है तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है ना, इस तरह का ट्राइंगल का क्या नाम होगा? स्केलेन ट्राइंगल। तो साइड्स के बेसिस पर प्यारे बच्चों ट्राइंगल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तीनों साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल और एक भी साइड इक्वल नहीं। ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटी है। 3 साइड हैं तो हो सकता है कि तीनों साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, या हो सकता है 2 साइड इक्वल हो, या हो सकता है 3 साइड इक्वल हो। अगर कोई भी इक्वल नहीं होगी तो स्केलेन ट्राइंगल, अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर 3 साइड इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये साइड्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है किसका? ट्राइंगल्स का। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। इसके बाद एंगल के बेसिस पर भी आप ट्राइंगल को क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, या मैं कहूं टाइप्स ऑफ अपना ट्राइंगल बना सकते हो। किसके बेसिस पर? एंगल के बेसिस पर। तो एंगल के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल आता है और उस ट्राइंगल में कोई एक एंगल कैसा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल का नाम आप क्या रख देते हो? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या नाम रख देते हो? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल की एक कैटेगरी हो गई जिसमें आप क्या कहते हो कि कम से कम क्या होगा? किसी ट्राइंगल में एक एंगल जैसे ही 90 डिग्री मिलेगा हमें तो हम क्या कहेंगे कि वो एंगल कैसा है, वो ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एंगल 90 डिग्री ना हो, बट तीनों ही एंगल कैसे हों? एक्यूट एंगल हो। तीनों ही एंगल कैसे हों? एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से लेस वाले एंगल हो। तो ऐसे ट्राइंगल का आप नाम क्या रख देते हो? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या रख देते हो? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, जैसा एंगल होगा वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा, अगर यहां पर ऐसा भी हो जाता है कि कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि एक बड़ा वहां पर एक एंगल बन रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, ऐसे।
और यहां पर हमें क्या मिला, एक ऑब्ट्यूज एंगल मिला। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कह देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल के टाइप की बात करूं तो आप साइड के बेसिस पर भी उसके टाइप डिसाइड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो ट्रायंगल को, और एंगल के बेसिस पर भी कर रहे हो। साइड के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो अगर किसी ट्रायंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है तो वो स्केलेन ट्रायंगल होगा। अगर दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तीन साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर एंगल के बेसिस पर अगर हम बात करें बच्चों, तो एंगल के बेसिस पर अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल का नाम हम क्या रख देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर जितने भी एंगल हैं वहां पर तीनों की, जितने भी का मतलब तीन एंगल है, तो तीनों एंगल अगर कैसे हो, एक्यूट एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जैसे ही मैंने कहा तो आप समझ जाओगे कि तीनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से लेस है। ठीक है, अगर हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर कम से कम एक एंगल किससे बड़ा है, 90 डिग्री से। एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, फिर बाकी के दोनों एंगल यहां पर कैसे होंगे, एक्यूट एंगल रहे होंगे। क्योंकि क्यों, इसका मीनिंग क्यों ऐसा, मतलब एक ही एंगल बाकी के दोनों एक्यूट एंगल क्यों रहे होंगे, इसका मीनिंग आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर एक एंगल हमारा क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, यानी 90 से ज्यादा बन गया, तो अदर दो एंगल जो हैं वो उनका सम 90 डिग्री से लेस ही रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा, तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब इसके अलावा बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो ट्रायंगल चैप्टर में यूज किए जाएंगे, जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से टर्म है वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास मीडियन नाम का टर्म आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, मीडियन, बार बार एक टर्म आएगा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है वो समझ लीजिए आप, मीडियन है ना, उसको समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ABC। इस ट्रायंगल ABC में अगर सपोज करिए यहां का, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैं किसी भी एक वर्टेक्स से एक लाइन खींचता हूं और यहां पर लेकर आता हूं BC वाली लाइन पर। ठीक है, तो ये जो BC वाली लाइन पर जब ये लाइन आती है तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है D, है ना। तो वो जो पॉइंट है, अगर वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब है, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब BD और DC आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो लाइन आ रही है ये इस ट्रायंगल का क्या है, एक मीडियन। इस ट्रायंगल का क्या है, एक मीडियन। फिर से व्हाट डू वी मीन बाय मीडियन, तो आंसर है कि जब भी किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट वाली साइड पर मैं एक लाइन को खींचता हूं और वहां पर वो लाइन उस ये जो लाइन आई है इस सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो AD है ये क्या है, मीडियन। ठीक है, कितने मीडियन आप खींच सकते हो किसी भी ट्रायंगल में, तो आंसर है कि ये देखो वर्टेक्स A ले लो और A से यहां पर एक मीडियन बना दो। आप B से भी खींच सकते हो, पॉइंट B से यहां पर एक मीडियन खींचो, इस वाली लाइन पर यहां पर कोई एक मीडियन बन सकता है, ये E। अच्छा, इसी तरह से C से ले जाकर आप यहां पर भी एक मीडियन बना सकते हो, F ऐसे। ठीक है ना, तो मीडियन कहां से बनाया जाता है, तो आंसर है किसी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पर लेकर जाते हैं, सच दैट कि जो अपोजिट वाली साइड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मीडियन। AD एक मीडियन है, BE एक मीडियन है और CF एक मीडियन है। इसमें AD अगर एक मीडियन है तो इस बात का मतलब ये है कि D मिड पॉइंट है, और D मिड पॉइंट है इस बात का मतलब ये है कि BD और DC आपस में कैसे हैं, इक्वल। फिर से BE क्या है, एक मीडियन। ओके, अगर BE एक मीडियन है तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि E मिड पॉइंट है, और E मिड पॉइंट है इस बात का मतलब ये हो गया कि AE और EC आपस में कैसे हैं, इक्वल। फिर से CF क्या है, एक मीडियन। अगर CF एक मीडियन है तो इसका मतलब F यहां पर क्या होगा, मिड पॉइंट। किसका, AB का क्या होगा, मिड पॉइंट। और इस बात का मीनिंग ये होगा कि AF और BF आपस में कैसे हैं, इक्वल।
ये मीडियन का मतलब हो गया। ठीक है, मीडियन से जो रिलेटेड हमारे पास जो टर्म होते हैं, इसमें जो मीडियन हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये तीनों ही मीडियन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा ये तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट का मैंने नाम रखा ओ या जी नाम रखता हूं। चलिए थोड़ी देर के लिए क्या नाम रखता हूं, जी। तो जहां पर भी हमारे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम प्यारे बच्चों होता है सेंट्रॉइड। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, सेंट्रॉइड। ये वाला टर्म आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा ट्रायंगल चैप्टर जब आप पढ़ोगे कि हमारे पास एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का नाम कुछ बता दिया, जी या ओ कुछ भी, तो आप क्या सोचोगे उस टाइम, आप ये सोचोगे सेंट्रॉइड। इस बात का मतलब जहां पर भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट का नाम का क्या रखा जाता है, सेंट्रॉइड रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म है जो रिलेट करता है हमारा किससे, ट्रायंगल से, जिसमें कि ये जो टर्म है इसका नाम क्या है, मीडियन। इसी तरह से प्यारे बच्चों मीडियन के अलावा एक और टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रायंगल चैप्टर में, वो है एल्टीट्यूड। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो फिर से देखिए एल्टीट्यूड और मीडियन में आप डिफरेंस समझ लीजिए ध्यान से क्या होता है। जैसे ए बी सी इस तरह से, तो यहां से ए से मैंने क्या किया, एक लाइन लेकर गया यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने सच दैट कि ये जो लाइन बनाई, यहां पर ये लाइन आकर क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। क्या बना रही है, 90 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो AD है वो BC लाइन पर क्या खींचा गया है, एक एल्टीट्यूड। क्या बनाया गया है, एल्टीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से ये वाले जो B वाला पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, यहां से भी आप एल्टीट्यूड बना सकते हो। किस पर, AC वाली लाइन पर। एल्टीट्यूड बनाने का मीनिंग ये होगा कि आपने यहां पर कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री, यहां पर ऐसे। इसी तरह से पॉइंट C से यानी वर्टेक्स C से भी आप एक यहां पर क्या कर सकते हो, एल्टीट्यूड बना सकते हो ऐसे। और एल्टीट्यूड का मतलब यहां पर कितना, 90 डिग्री। ये इस बात का मीनिंग हो गया। तो कितने एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है 3 एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं। एल्टीट्यूड कहां से बनाए जाते हैं, तो आंसर है किसी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड है। और मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, तो आंसर है कि ये जो जब हम मीडियन को वाली लाइन को लेकर जाते हैं तो ये यहां पर 90 डिग्री बना रही हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये बात आई समझ में, मीडियन वाली लाइन को जब हम खींचते हैं तो यहां पर ये 90 डिग्री बना रही हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन एल्टीट्यूड वाले केस में जब हम यहां पर लाइन को लेकर जाएंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, लेकिन डी पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, दोनों केसेस में ये बात चलेंगी। यहां पर जब ये मीडियन आप खींचते हो तो ये वाला डी पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा हो, ये नेसेसरी नहीं है। जब आप एल्टीट्यूड खींचते हो तो ये जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी होती होगी जहां पर वो मीडियन भी होता हो और 90 डिग्री भी बनाता हो। तो आंसर है हाँ, ऐसे टर्म को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस बात का मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ABC में अगर मैंने यहां पर एक एल्टीट्यूड बनाया सच दैट कि इस एल्टीट्यूड ने इस BC वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, BD और CD आपस में कैसे हो गए, इक्वल, तो मैं ये कहूंगा कि ये एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है, और इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ये बाइसेक्टर भी है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि AD ने, क्योंकि ये जो AD वाली लाइन है ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये मीडियन भी है। AD क्या है, मीडियन, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अच्छा, 90 डिग्री बन रहा है तो आप ये भी कहोगे कि ये एल्टीट्यूड भी है। तो इसका मतलब जब मीडियन और एल्टीट्यूड एक साथ बनाए जाते हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी ट्रायंगल चैप्टर में यूज होती है, तो आंसर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पर मीडियन भी हो और एल्टीट्यूड भी हो, वहां पर हम उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना सकते हो, तो आंसर है 3 बना सकते हैं।
क्योंकि आप मीडियन 3 बनाओगे तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3 बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स 3 है ना, इस तरह से। ये इससे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रिलेट करती है किससे, ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और टर्म है प्यारे बच्चों जो कहीं ना कहीं यूज होगा, वो ये कि ऑर्थोसेंटर किसे कहते हैं। एक और टर्म जो यूज होता है वो है ऑर्थोसेंटर। यहां पर मैंने एल्टीट्यूड पर आपने देखा कि जब भी ये एल्टीट्यूड जाते हैं और एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं तो एक कोई पॉइंट है, इसका मैंने कुछ नाम रख दिया, चलो ओ। क्या नाम रख दिया, ओ। तो तीनों एल्टीट्यूड जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, ऑर्थोसेंटर। क्या नाम रखते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। और जहां पर भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का क्या नाम रखते हैं, सेंट्रॉइड। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रिलेट करती है ट्रायंगल से। फिर से मीडियन क्या होता है, तो आंसर है मीडियन किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पर खींचा जाता है सच दैट वो अपोजिट वाली साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो जो लाइन कहलाती है वर्टेक्स से साइड तक, वो क्या कहलाती है, मीडियन, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पर खींचा जाता है, लेकिन वो वहां पर जाकर कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अगर मीडियन भी हो और एल्टीट्यूड भी हो तो ऐसी वाली लाइन का नाम क्या रखते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर तो उस पॉइंट का नाम रखा जाता है सेंटरॉइड। और एल्टीट्यूड जहां पर, जिस पॉइंट पर एक तीनों एल्टीट्यूड जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या रखा जाता है, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो ट्रायंगल चैप्टर में बार बार यूज होने वाली है, तो वो भी देख लेते हैं। एक और टर्म है बच्चों जो कहीं ना कहीं आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो है प्यारे बच्चों सरकमसेंटर। क्या नाम है, सरकमसेंटर या इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो वो मैं आपको यहां पर लिख कर दे देता हूं, इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल। इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल, इस बात का क्या मीनिंग है, ठीक है, देख लेते हैं। इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल का क्या मीनिंग है। तो बच्चों आपको पता है कि आपने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ा है, तो उस लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में और या कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में आपने एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा होगा, उसको हाफ में डिवाइड करना सीखा होगा, है ना। तो वो वही चीज आपको यहाँ पर यूज करनी है। मतलब किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो आंसर है 3 एंगल होते हैं। अच्छा, इन तीनों एंगल के कहीं ना कहीं बाइसेक्टर भी होते होंगे। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को हाफ में डिवाइड करने वाले। तो हाफ में डिवाइड करने वाले कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो एक अलग मैटर है, वो कंस्ट्रक्शन में आपने सीखा है कि इसको, इस एंगल को हाफ में डिवाइड कैसे करते हैं। यहां से लेकर एक कट, यहां से एक कट लगाते हैं, है ना। तो ये इस एंगल का क्या खिंच जाता है, बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल हाफ पार्ट में, हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरह से सी का ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहां से रखकर एक कट लगाते हैं, यहां से कट लगाते हैं, तो जो सी वाला एंगल है ये भी क्या होता है, ये भी 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से ए वाले को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते होंगे, इंटरसेक्ट करते होंगे, है ना। ये एक पॉइंट मिल जाएगा, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं, इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसका कोई भी अभी थोड़ी देर के लिए नाम रख दो, जैसे मैंने एम रख दिया, ठीक है। इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल का क्या मीनिंग है, तो आंसर है कि ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उस ट्रायंगल का इनसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इनसेंटर कहलाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह से प्यारे बच्चों एक दूसरा टर्म होता है सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल की, तो मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं आपको। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में या लाइन्स एंड एंगल्स में आपने लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना सीखा है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 लाइन है,
ए बी सी, 3 लाइन सेगमेंट हैं ए बी सी। अब मैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचूंगा ये आपको पता है, कंस्ट्रक्शन में आपने सीखा है। बी से रखकर आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर यहाँ पर कट लगाते हैं और इधर कट लगाते हैं, है ना, बी से रखकर आधे से ज़्यादा लेकर, फिर सी से उसको कट कर देते हैं। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं पहले से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना। ऐसे ही आप इस वाली लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हो, ऐसे ही आप इस वाली लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हो। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे ना, ये तीनों कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो जो पॉइंट होगा उसका नाम चलो थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया एन। तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल? तो आंसर है कि जो इंसेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर का जहां भी इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर, और यहां पर साइड के बाइसेक्टर किए जा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है, इंसेंटर जहां भी एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है। तो ये टर्म आपको थोड़े से याद रखनी है। फिर से 4 टर्म मैं आपके सामने बोल रहा हूं। पहला है व्हाट डू सेंट्रॉइड से आपका क्या मतलब है, सेंट्रॉइड कौन सा वाला पॉइंट होता है? तो आंसर है तीनों मीडियन जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है मीडियन, ठीक है। दूसरा सेंट्रॉइड के बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आया था वो था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड के केस में हमने क्या देखा था कि एल्टीट्यूड जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था बच्चों? उस पॉइंट का नाम हमने रखा था एल्टीट्यूड के केस में हमने क्या नाम रखा था बच्चों? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तीसरा इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें तो ये वाला हमने एंगल बाइसेक्टर के लिए इसका नाम दे दिया। और चौथा सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल की हम बात करें तो ये हमने किसके लिए नाम दे दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखने हैं। वो ये कि पहला सेंट्रॉइड किसके लिए है? जहां पर मीडियन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्थो सेंटर जहां पर एल्टीट्यूड एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा जहां पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उसका नाम तीसरा इंटरसेंटर। चौथा जहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उसका नाम क्या? सर्कम सेंटर। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इतनी टर्मिनोलॉजी समझने के बाद अब हमें चाहिए कुछ थ्योरम्स जिनको हम एक्सरसाइज 8 में यूज करेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरम है जो हम एक्सरसाइज 8 में यूज करेंगे वो है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये जो थ्योरम है इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है वो समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में कितने एंगल हैं? तो आंसर है 3 एंगल है, ए बी एंगल और सी एंगल, ठीक है। अच्छा, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। ये करना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे आप? देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज तो हमने थ्योरम लिख ली। इसके बाद हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए, इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहां पर मैं प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं अपनी तरफ से। वो ये है कि मैं ए से, यहां पर ए से एक लाइन पास करा रहा हूं, थ्रू ए एक लाइन पास करा रहा हूं ऐसे, और उस लाइन का कुछ नाम है डी ए और ई, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डी ए ई। एक पैरेलल लाइन बनाई है मैंने किसके? बी सी के, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन डी ए ई विच इज पैरेलल टू बी सी। ये आप कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रूफ करोगे। तो प्रूफ करना प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। कैसे? देखिए
यहां पर जैसे ही मैंने DAE वाली लाइन बनाई तो ये जो DAE वाली लाइन है ये यहां पर दो एंगल क्रिएट करती है, एक एंगल यहां बन रहा है और एक ये वाला एंगल। ऐसे एंगल जो होते हैं ना बच्चों, जो ट्रायंगल के बाहर बनते हैं, ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जो अंदर बनते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC में कितने इंटीरियर एंगल हैं? तो आंसर अभी बोर्ड पर 1 2 3 तीन इंटीरियर एंगल हैं, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल बोर्ड पर अभी कितने बनाए हुए हैं? तो सर एक ये वाला बनाया हुआ है, एक ये वाला, या इनका चलो कुछ नाम रख देते हैं 1 और 2 ऐसे, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 का आप क्या नाम दोगे? एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ देखो प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। ये DAE लाइन जो आपने बनाई है वो पैरेलल बनाई है BC के, ये बात आपको पता है, आपने बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है इसके एंड AB एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल B ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 और एंगल B आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे? DAE पैरेलल है BC के एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल B, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब दूसरे बार आ जाइए आप। DAE फिर से पैरेलल है किसके? BC के। DAE ये वाली लाइन पैरेलल है BC के एंड AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल। अगर AC एक ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 और एंगल C ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। फिर से क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां लिखते हैं AC इज ट्रांसवर्सल। नाउ AC is transversal, then we can say angle 2 is equals to angle C, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ यहां ध्यान दीजिए, DAE क्या है? एक लाइन, यहां पर लिख लेना DAE इज अ लाइन। अगर DAE एक लाइन है तो एंगल 1, एंगल A और एंगल 2 इन तीनों का सम बताइए कितना होना चाहिए? तो ये तो हमने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। क्या पढ़ा है? एंगल 1, एंगल A और एंगल 2 इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। कितना पढ़ा है? 180 डिग्री। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है हमने? हाँ, हमने पढ़ा है। ये वाली लाइन के लिए हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई एक लाइन है और ये दो रे हैं तो यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, ठीक है। और अगर यहाँ पर दो एंगल होते थे उनको आप लीनियर पेयर कहते थे, ठीक है। तो बट एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B। तो यहाँ पर लिख दो एंगल B प्लस। अच्छा, एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल C। तो यहाँ पर लिख दो एंगल C इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या प्रूफ कर लिया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है? तो आंसर है 180 डिग्री। कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। कैसे किया सर? बिल्कुल आसान है। ट्रायंगल ABC में मैंने क्या किया? अपना एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है किसके? BC के, और यहां पर दो एंगल क्रिएट हो गए जैसे ही मैंने लाइन बनाई। तो ये जो एंगल है ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल है, तो एंगल 1 और B आपस में इक्वल है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल C भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तीसरी बात हमने ये कहा कि एंगल 1, एंगल A और एंगल 2 ये तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि DAE क्या है? एक लाइन, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं अगर ये तीनों का सम 180 डिग्री है, ओके। बट एंगल 1 तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल B, क्योंकि इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल C। तो ये भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ABC का सम कितना? 180 डिग्री। इस तरह से आप इस थ्योरम को कर सकते हो। बिल्कुल आसान वाली थ्योरम है, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8 को जब हम करेंगे तो वहां पर एक चीज और यूज करेंगे, वो क्या है? थ्योरम नंबर 2। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ
टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर निकाला था, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो थ्योरम है, ये वाली कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये थ्योरम हम पूरा नहीं लिखा करेंगे, जब भी इसको यूज करेंगे हम वहाँ पर क्या लिखा करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरी वाली थ्योरम पर बात आ जाती है। दूसरी वाली जो हमारे पास थ्योरम है वो है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, कौन सी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोला, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल है ABC। वो कह रहा है किसी एक साइड को प्रोड्यूस कराओ, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ। तो मैंने BC को प्रोड्यूस करा दिया ऐसे आगे, ये E पॉइंट तक। ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। अब एक्सटीरियर एंगल बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ, तो आंसर है हाँ। ये देखो एंगल एक बन के तैयार हो गया। तो ये एंगल ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाले जो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल तो तीन है, 1 2 3। अब इसमें से ये वाले दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल। और ये वाला जो एंगल है, ये एडजेसेंट वाला इंटीरियर एंगल है इसका। एक्सटीरियर एंगल के लिए अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल ये वाले हैं, और ये वाला इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर मैं इसका नाम 1 रख दूं, इसका 2 3, या ऐसा करते हैं, इसका नाम 1 और इसका नाम 4 रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 इन एंगल का नाम। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और 3 के सम के इक्वल। ये मुझे प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे गिवन है क्या, एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, और एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल 1 और एंगल 3 के सम के। ठीक है, ये बात भी आसान है। अब प्रूफ देखिए कितना आसान है इसका। प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, ये एक ट्राइंगल है ABC, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC में एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बताइए क्यों। तो आंसर अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, और वो थ्योरम का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसको लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज हमने ये कह दिया। अब दूसरा, इसी ट्राइंगल में यहाँ पर 2 और 4 इन दोनों का सम कितना होगा, तो आंसर है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि BCE क्या है, एक लाइन, और BCE लाइन में एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि BCE, BC को ही तो आगे प्रोड्यूस किया था E तक, तो BCE क्या है, एक लाइन। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 और एंगल 4 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन बताइए क्यों होगा, तो आंसर है लीनियर पेयर। ठीक है, ये भी आसान बात है। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों का सम 180 डिग्री, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री। अगर ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, तो आंसर है एंगल 2 और एंगल 4 के। एंगल 2 प्लस एंगल 4 के क्यों रख सकते हैं, ये समझ आ रहा है ना। ये चीज इसके इक्वल है 180 के, ये भी 180 के इक्वल है। तो ये हर हाल में यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या होता था, यूक्लिड के एग्जाम्स पढ़े थे ना, कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों का सम किसके इक्वल, एंगल 4 के। अब यहाँ पर एंगल 1 और 3 क्या है, इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं
वो अपने सामने वाले जो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाला जो इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के इक्वल होता है, सामने वाला अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। तो ये आपकी सेकंड वाली थ्योरम है और इसे हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स के नाम से या प्रॉपर्टी के नाम से लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये दो थ्योरम हो जाने के बाद अब आप एक्सरसाइज 8 बहुत आसानी से कर सकते हो और उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ।